जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का रिवीजन देख रहे हैं। और आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मेरे इन 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में हर साल बच्चों को ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11th और 12th, ठीक है, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है, हार्ड लगता है। हालांकि ये हार्ड और कठिन हमने बना लिया है, लेकिन है नहीं, क्योंकि बच्चों को जो टेक्निकल शब्द है उसको समझ नहीं आता है, कोई समझाते नहीं हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत लंबा हो। ये वन शॉट है, कहने का मतलब है कंप्लीट रिवीजन होगा, इसका कोई पार्ट नहीं होगा, कोई ब्रेकेज नहीं होगा। इसको हम एक शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। समय लग सकता है, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में हैं, इस वीडियो को आप मत देखिए, ठीक है। आप समय निकालिए प्रॉपर इस चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे 1 घंटे इसके लिए समय निकालना है, मुझे चैप्टर को प्रो करना है, इस चैप्टर में मुझे सारे क्वेश्चन को पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल हम 9 क्वेश्चन देखेंगे जो सीजी बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम होने के लिए मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। तो हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, ये यूनिट नंबर 9 में आता है। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये वन शॉट होगा, कंप्लीट वीडियो होगा। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक आपको देखना है। इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर 11 का 12th बायोलॉजी के लिए 2025 एग्जाम के लिए, पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आधा क्वेश्चन पढ़ लेना ही आधा आंसर है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन के ऊपर ठीक से पढ़ लेना ही आधे का आंसर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसका मानव जीवन में कोई 3 महत्व लिखना है। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट एनी 3 इम्पोर्टेंस इट इन ह्यूमन लाइफ। ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चन का हम आंसर भी साथ देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग की महत्ता एवं उसके 3 उपयोग लिखिए। अब देखो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम हिंदी में अनुवांशिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इसका मतलब है दोनों क्वेश्चन क्या है भाई, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है। यहाँ पर महत्व पूछा है, यहाँ पर भी क्या है, महत्व पूछा गया है। महत्व और महत्व एक ही होता है। ठीक है, इसमें ऐड क्या हुआ है, उपयोग इसमें ऐड हुआ है, तो उपयोग को हम अलग से देखेंगे। इसका मतलब है ये 2 क्वेश्चन को घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है सीजी बोर्ड में। क्लियर है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसका मानव जीवन में 3 उपयोग लिखना, 3 महत्व लिखना है। उसी को घुमा दिया है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, सेम एक से मतलब एक ही होता है कि महत्व एवं उसके 3 उपयोग को लिखिए, पूछ दिया है। तो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स देयर यूजेस। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2023 में पूछा गया था। ठीक है, अब एक क्या क्वेश्चन दोनों को एक साथ दिया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हो सकता है इसमें सेट ए में दे दिया गया हो, मे भी, है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हो सकता है सेट बी सी में दे दिया होगा, सी में या बी में। ठीक है, तो सेट ABC होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DNA पुनर्योग गज तकनीक क्या है, इस तकनीक के चरण लिखिए, यानी कि स्टेप्स लिखने को बोला है, कोई 4 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। बच्चों, हम इस चैप्टर में बायोलॉजी से जुड़े जितने भी टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पूछा गया है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे विस्तार से। राइट द स्टेप ऑफ दिस टेक्निक एनी 4 बताने हैं आप लोग को। आगे इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, DNA पुनर्योग तकनीक क्या है। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन क्या आपको सेम दिख रहे हैं क्या? यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर और क्या है भाई, चौथा, दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक 19 में पूछा गया है, एक 22 में पूछा गया है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, इसमें पूछा है इस तकनीक के 3 चरण का वर्णन कीजिए। ऊपर पूछा गया है 4 चरण का वर्णन करना है। देखिए, क्वेश्चन सेम है, बस इसकी स्टेप को 2022 में कम कर दिया गया है। 19 में इसका स्टेप पूछा था कितना, 4, कोई 4 पूछा गया था। 22 में पूछा गया है 3 चरण बताइए। क्वेश्चन दोनों एक ही, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा अंतर है। क्लियर है क्या?
तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हम दोनों क्वेश्चन तैयारी सेम करेंगे, ये क्वेश्चन सेम होगा, ये क्वेश्चन सेम होगा। क्लियर है? चलिए, फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है, पुनर्संयोजन। इसका मतलब है यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है? ये भी क्या है, सेम है। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कई प्रकार से बोलते हैं, डीएनए पुनर्योजन बोलते हैं, डीएनए पुनर्संयोजन भी बोलते हैं, बहुत सारे इसका नाम हो सकते हैं। तो डीएनए पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व और उपयोग को लिखना है। देखो, क्वेश्चन को फिर चेंज कर दिया। अभी तक पूछ रहा था क्वेश्चन के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके चरण को लिखिए, स्टेप्स को लिखिए, पूछा है। अब पूछ दिया है कब, 23 में। देखो पैटर्न पूछो है 19, 22 और 23, यानी कि पैटर्न साल टू साल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है, ना पूछा है कि है क्या, ना ही पूछा है कि चरण क्या है, पूछ दिया है महत्व और उपयोग बताइए। बच्चे पढ़ के गए थे टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी स्टेप्स क्या है, पूछ दिया है महत्व और उपयोग। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे को लगता है कि हाँ सर, इसको तो हम पढ़े थे लेकिन इसका आंसर हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत जल्दबाजी में आए हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है, अगर पूरा समझना है वीडियो को अंत तक देखना है आप लोग। ठीक है, तो राइट द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रश्न 5वां ये हो गया। प्रश्न 6वां देखते हैं क्या है। प्रश्न 6वां पूछा गया है, इसी में से है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में कोई 3 अंतर लिखिए। 19 में पूछा गया है, प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए राइट एनी 3 डिफरेंसेस। अब अभी तक हमको समझ आ रहा था कि सर गुणसूत्र होता है, तो गुणसूत्र डीएनए हमको समझ आ गया, लेकिन ये प्लाज्मिड डीएनए क्या है, किस में पाया जाता है ये चीज़। ठीक है, ये हमारे लिए नया टर्म है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में कुछ टेक्निकल वर्ड को ऐड कर देना है, वही बायोटेक्नोलॉजी है। क्लियर है? तो प्लाज्मिड डीएनए ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में, इसी वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। ठीक है, ये हमको समझ आ गया, ये सब जो होता है सर गुणसूत्री होता है, समझ आ गया। ठीक है, ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर क्या है, डीएनए है, इस प्रकार से ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे बना दिया बनाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। जिन क्लोनिंग से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2023 में पूछा गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जिन क्लोनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। यानी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है आप लोगों को। तो जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं। अब देखो, हमको पता है कि जीन क्या है। जीन क्या है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम में डीएनए होते हैं। क्लियर है क्या? डीएनए का कुछ भाग बहुत फंक्शनल होता है, कार्यात्मक होता है, जो किसी खास विशेष लोकस पर स्थित होता है। ठीक है, उसे जीन कहते हैं। क्लोनिंग से क्या समझते हैं, हूबहू कॉपी, यानी कि कोई जीन होगा इसको कॉपी कर रहे हैं, यानी कि जीन की कॉपी को क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, आपने रोबोट मूवी देखा है कैसे क्लोनिंग होती है चिट्टी की, रोबोट की। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पूछा है कि जीन क्लोनिंग के क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन क्लोनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन हम समझ गए। प्रश्न है 8वां। अब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कब पूछा गया था, 20 में। 20 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज जीन क्लोनिंग, बस इतना ही पूछा गया था। क्लियर है? 20 में पूछा, 21 में और 22 में क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, 21 और 22 में क्वेश्चन नहीं पूछा, 23 में पूछ दिया क्वेश्चन। तो 20 का क्वेश्चन कब आ गया, 23 में क्वेश्चन आ गए। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम, बस इसमें महत्व ऐड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सेलेक्ट करते वक्त हम कि कौन क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, आपको कॉन्स्टेंट नहीं रहना है कि आप, मुझे पता है कि आप गाइड पढ़ते हैं, कुंजी पढ़ते हैं, कुंजी में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? अब कुंजी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप उतने को जाते हो पढ़ के, उतने इसका आंसर पढ़ते हो। ठीक है, जीन क्लोनिंग पढ़ के गए, महत्व पढ़ के नहीं गए, क्वेश्चन में आ गए महत्व लिखिए, आप फंस गए वहीं पर। फिर बोलते हैं कि सर हम तो पढ़ के गए थे, एग्जामों से नहीं बना। नहीं, हम गलती यहीं पे करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन बैंक क्या है। अब हमको पता है कि बैंक का मतलब क्या होता है, ऐसा जहाँ पर हम अपने मनी को क्या करते हैं, इकट्ठा कर करते हैं, सुरक्षित सिक्योर कर रखते हैं, प्रोटेक्ट कर रखते हैं बैंक में। ठीक है, बैंक एक भारत सरकार की शाखा होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, जहाँ पर हम अपने पैसे को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं अपने मनी को।
उसी प्रकार जो जीन होते हैं, कुछ खास प्रकार के जीन होंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे भविष्य के लिए, कुछ काम करने के लिए, उपयोगी चीज़ के लिए, उसे जीन बैंक कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई बताओ, बैंक में पैसा रखने की इंपॉर्टेंस क्या है, बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, पैसा सिक्योर होता है सर, ठीक है, उस पर हमको ब्याज मिलता है, अब कहेंगे कि ठीक है इसका ये महत्व है। उसी प्रकार जिन बैंक भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ये क्वेश्चन 20 और 23 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना है, व्हाट इज जिन बैंक, राइट इट्स इंपॉर्टेंट। टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को पूरा पढ़ के जाना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आना है, ठीक है। क्वेश्चन को कहीं और देख लेंगे, एक आध दो क्वेश्चन कहीं पूछा गया होगा तो एक आध दो क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे ऐसी, ठीक है। बच्चों याद रखना, ठीक है, कोई नया चैप्टर मत पढ़ना भी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, केवल रिवाइज कीजिए, केवल रिवाइज कीजिए, कोई नया चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं, क्योंकि जब नया चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये समय और उसमें दे पाओगे, ठीक है, ताकि आपका समय लॉस होगा उसमें होने के लिए, उससे अच्छा है कि जो पढ़े उसको रिवाइज कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था बताओ, कि क्या पूछा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, मानव जीवन से 3 महत्व आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। हम अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करें कि क्या है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, तो कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, फिर इसको हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे पुस्तकीय भाषा में, अभी इसको पढ़ दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट हैं पॉल बर्ग करके, इस पॉल बर्ग को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कहते हैं, ठीक है। अब क्यों कहते हैं, इन्होंने क्या खास काम किया, समझो कुछ बातों को। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरस और जीवाणु, ठीक है, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया, जीवाणु है, ठीक है। अब क्या किया इस पॉल बर्ग ने, एक SV40 नाम का एक वायरस था, ठीक है, इस SV40 वायरस के जीन को क्या किया गया, उठाकर या किसी की मदद करके इस जीवाणु में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, फिट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, और इस ऐसा काम करने में पॉल बर्ग को सफलता हासिल हुई, ठीक है। तो सोचो कि सर जीन तो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, इसका ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, तो पॉल बर्ग ने कुछ इंजीनियरिंग्स का उपयोग बायोलॉजी में किया, ठीक है। तो एक प्रकार से एक जीव का जीन, समझो एक जीव का जीन किसी दूसरे जीव के जीन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये ट्रांसफ़र होना ही क्या है, अब देखो जीन क्या है, अनुवांशिकी, जेनेटिक, ठीक है। इसी में हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग। तो एक जीव के जीन को दूसरे जीव में स्थानांतरण करना, ट्रांसफ़र करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। बहुत सिंपल सी भाषा, कोई एक जीव ए है, कोई एक जीव बी है, ए के जीन को बी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफ़र करने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है, इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी की एक ब्रांच है, इसमें इसका स्टडी किया जाता है। समझ गए कि सक्सेस वाज अचीव इन ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ SV14 वायरस इनसाइड द बैक्टीरिया। किसने किया, पॉल बर्ग नामक साइंटिस्ट ने। जब ये काम पहली बार हुआ, इसलिए मानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिस प्रकार से हम जेनेटिक्स के फादर हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे पे क्या किया, अलग अलग पीढ़ियों का अध्ययन किया, उसी प्रकार पॉल बर्ग नामक साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज की। क्लियर है क्या, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है। अब सर ठीक है, हम समझ गए ये होता है, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखें एग्जाम में, तो एक मोटा मोटा हमको आइडिया हो गया कि भाई जीन को ट्रांसफ़र करते हैं बस, ठीक है। तो क्या ये टेक्निक है, चलिए पढ़ते हैं, क्या इसको पढ़ते हैं, ये हल्का सा आपके लिए हार्ड हो सकता है क्योंकि पुस्तकीय भाषा में है, ये सिंपल भाषा में दिया गया है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से जीन अथवा अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल की आणविक संरचना यानी कि DNA के बारे में बात कर रहा है, उसके कार्य,
उसके डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन, उसका नेचर यानी कि प्रकृति, अर्थात जीन की पूरी संरचना को ही क्या करते हैं, बदला जाता है। इतना ही नहीं, जीन अभियांत्रिकी की सहायता से जीन को नए सिरे से प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यह क्या है, एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसकी हेल्प से इस जीन या अनुवांशिक पदार्थ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, उनके फंक्शन पे, उनके डुप्लीकेशन नेचर और जीन की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से क्या कर सकते हैं, जीन को एक न्यू सिरे से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मैं समय ले रहा हूँ आप लोगों को, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इस टॉपिक को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ विच द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द जीन ऑफ और जेनेटिक इंजीनियरिंग फंक्शन डुप्लीकेशन। ठीक है, एक मिनट। चलिए, सॉरी इंटरप्शन के लिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशूज था मेरे कंप्यूटर पर। चलिए, तो मैंने क्या कह रहा था कहने के लिए कि दिस इज अ टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द जीन और जेनेटिक मटेरियल इट इज फंक्शन डुप्लीकेशन नेचर the entire structure of the gene itself can be changed. Not only this, with the help of genetic engineering genes can be obtained afresh. क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, रटने की आवश्यकता इसको बिल्कुल नहीं है। इसको समझते हैं पुस्तक की भाषा में। सेम यही चीज़ को घुमा कर दे दिया गया है। विज्ञान की क्या है, वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें डीएनए के अणु अथवा जीन्स में निहित प्राकृतिक कमियों को क्या करते हैं, उन्मूलन करते हैं। किसी के व्यक्ति का जीन कुछ खराब है, उसको हम चेंज करते हैं, तथा विशिष्ट जीन को क्या करते हैं, स्वेच्छा से क्या करते हैं, जीन तकनीकी के द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्रों में प्रतिरोपित किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस बाई विच इम्पोर्टेंट एंड permanent changes are created in plants and animals by increasing, decreasing, manipulation and transplantation of genetic units is called genetic engineering. तो मुझे उम्मीद है आपको कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग की महत्ता और उसके 3 उपयोग को लिखना है। हम अभी समझ गए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला इसका जो महत्व और उपयोग है। ठीक है बच्चों, जो महत्ता है, उपयोग है, दोनों इसमें हम सिमिलर मानेंगे। पहला क्या है, औद्योगिक उपयोग, यानी कि इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए है। किसके चीज़ के लिए है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबॉडी, विटामिन्स, हार्मोन्स आदि यौगिकों के औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाना संभव हुआ है। क्लियर है क्या? मानव इंसुलिन जैसे कि ह्यूमिलिन नामक से जैव संश्लेषण किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके मानव इंसुलिन का निर्माण किया, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिलिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है, 1 आंसर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव निर्मित इंसुलिन का नाम बताइए, तो आप कहेंगे ह्यूमिलिन। ठीक है, पहला तो यूज़ का ये हो गया इंडस्ट्रियल यूज़। It has become possible to synthesize compound like antibodies or vitamins, hormones, etc. on industrial scale, यानी बहुत बड़े पैमाने पर। Human insulin has been biosynthesized under the name ह्यूमिलिन। क्लियर है, फर्स्ट हो गया। सेकंड पढ़ते हैं चिकित्सकीय उपयोग में, यानी कि मेडिकल यूज में। जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सब क्या है, जेनेटिक रोग हैं, वंशगत रोग हैं। हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया वंशगत क्या करते हैं, उपचार करते हैं। इसको कहते हैं जीन थेरेपी। इसका नाम कभी सुने होगा, जीन थेरेपी, अगर पढ़ाऊंगे इसके बारे में, जीन थेरेपी क्या होता है। तो मेडिकल यूज, ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज लाइक हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया बाई जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा के थ्रू। जीन थेरेपी का सिंपल सा मतलब ये है कि जीन में छेड़छाड़ करके उसका उपचार करना। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन, यानी कि जीन एक्सप्रेस करता है अपने आप को। जैसे कि आज हमारे बॉडी में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू आए हैं। जीन अपने आप को व्यक्त करता है तो दिखता है। जैसे किसी का आँख नीला है या किसी का आँख काला है,
तो जो काले नीले रंग का जो आँख होगा वो जीन के स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के कारण हुआ होगा। तो हम जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। इतना एडवांस हो गया साइंस, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए बताया गया आपको 12th एग्जाम में। जीन संरचना व्यक्ति में परिवर्तन करके इच्छानुसार, यानी कि जो हमको चाहिए इच्छानुसार नए नए प्रकार के जीवों तथा वनस्पति का क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं। चेंज इन जीन स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एज पर विश, मन चाहा, ठीक है। फिर चौथा है कृषि क्षेत्र में उपयोग, एग्रीकल्चर में कैसे इसको यूज़ करेंगे। जीवाणु, नीले हरे सवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, से नाइट्रोजन वर्गीकरण करने वाले, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, मैं पहले पढ़ा था क्या होता है फिक्स करने वाले जीनों का अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण करने हेतु प्रयोग जारी है, जिससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग कर सकेगी। अभी तक हमको पता है बच्चों, जो नाइट्रोजन जब हमको भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहारे से, कहीं नीले हरे सवाल हों चाहे कोई जीवाणु हो, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसके कंपाउंड में, कौन सा कंपाउंड, NO3 एंड NO2, यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। लेकिन ऐसे भी क्या कर सकते हैं, जीनेटिक इंजीनियरिंग में बिना कोई चेंजेस किए नाइट्रोजन को यूज़ कर सकता है सीधा प्लांट। ये हो रहा है होने के लिए। यूज इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट आर गोइंग, यानी कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है ऑन टू ट्रांसफर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी टू सीरियल क्रॉप्स सो दैट अवर क्रॉप्स विल बी एबल टू डायरेक्टली यूज नाइट्रोजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अभी तक ऐसा होता है कि कोई भी प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करता है, वो नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म यूज़ करता है। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले सके, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये कितना हो गए, 4-5 ये हो गए। चलिए फिर क्या लिखा है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मानव जीवन में महत्व। अब महत्व पढ़ते हैं। इस तकनीकी के द्वारा आनुवांशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई एक फीमेल है, फीमेल के जो वॉर्म्स होते हैं गर्भाशय में बच्चे पल रहे हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उनमें कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं, इसको जानकारी के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए। थ्रू दिस टेक्निक जेनेटिक डिजीज कैन बी डिटेक्टेड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ। दूसरा महत्व क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों के लिए डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करना होता है। अब समझो, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों के लिए, बच्चों जब भी आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हो जाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करता है, यानी कि वो जानना चाहता है कि बीमारी किस वजह से हुई है, बीमारी है क्या, रोग क्या है। इसको कहते हैं बीमारी की जांच करना। इसे हिंदी में कहते हैं डायग्नोस करना, मेडिकल टर्म में यूज़ आता है डायग्नोस करना, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके मेडिकल के और ह्यूमंस के हेल्प के लिए डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करते हैं इस प्रकार से, द मैन्युफैक्चर डायग्नोस्टिक किट फॉर ए वेरियस डिजीज फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। ये इसका थर्ड इसका महत्व है, सेकंड इसका महत्व है। तीसरा है इसमें यहाँ पर 1 2 5 लिखा गया, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 संक्रामक रोग, यानी कि जो फैलने वाले रोग हैं, संक्रामक रोगों के लिए अधिक प्रभावशाली और सस्ता वैक्सीन का निर्माण करना। अभी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लगा था आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत कम से कम लागत में, बहुत कॉस्टली, लो कॉस्ट में आपको वैक्सीन लग सके, ताकि जो रोगों से लड़ने से हमको हेल्प मिल सके, टू डेवलप मोर इफेक्टिव एंड चीपर, है ना, चीपेस्ट जो वैक्सीन फॉर इन्फेक्शन डिजीज के लिए कर सकते हैं। फिर क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा अपराधियों की पहचान, पैतृक संबंधों के अड़चन का समाधान करना ही आसान हो गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए क्रिमिनल थ्रू DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड रिजॉल्विंग ऑब्स्टिकल्स इन एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, ये इसका भी महत्व है। फिर लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट क्या है, खराब अथवा खतरनाक जीन्स को हटाकर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जो खराब जीन है उसको हटाकर नए जीन लाएंगे। क्लियर बात है कि खराब अथवा खतरनाक जीन्स को हटाकर सही अथवा लाभदायक जीन्स को डालना, यह विधि जीन थेरेपी कहलाता है। देखो इसका आंसर आपको मिल गया बच्चों। पूछ सकता है क्वेश्चन में 1 नंबर का कि जीन थेरेपी किसे कहते हैं,
तो बहुत सिंपल है कि खतरनाक और खराब जीन को हटाकर उस जीव में सही और लाभदायक जीन को डालना ही जीन थेरेपी है, यानी कि जीन में सुधार करना जीन थेरेपी है। क्लियर है? रिमूविंग बैड एंड डेंजरस जीन्स एंड इंसर्टिंग करेक्ट एंड बेनिफिशियल जीन्स इनटू ऑर्गेनिज्म, दिस मेथड इज कॉल्ड जीन थेरेपी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के महत्व है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको बहुत ये वीडियो लग रहा है कि बहुत लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को हल्का सा पॉज कीजिए। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं कुछ टाइम के हल्का सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद पानी पीजिए, है ना, या हल्का सा टहल कर कहीं से आइए, उसके बाद फिर इसको पढ़ने बैठिए। क्योंकि जो ये चैप्टर है मैं इसको कंप्लीट रिविजन करा रहा हूँ, डाइजेस्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा इसको। ठीक है, एग्ज़ाम पास में आ गया है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इस किताब को पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको देखिए, ताकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, मैं बच्चों को बोला भी हूँ अपने क्लास में, बच्चों को इसको पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। कई बच्चे मुझे मैसेज भी किए थे करने के लिए, ठीक है, कि सर इसको पढ़ाइए आप। ठीक है, चलिए, डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, इस तकनीक के चरण को लिखिए। कोई 4 ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? देखो बच्चों, यहाँ पे 3 वर्ड है, रिकॉम्बिनेंट, डीएनए और टेक्नोलॉजी। हमको सेकंड वाला पता है डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक प्रकार से न्यूक्लिक एसिड है ये। ठीक है, थर्ड हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी होती है, अभियांत्रिकी होती है। ठीक है, कुछ टेक्निक यूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपके क्या बोलते हैं, स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगा है, वो टेक्नोलॉजी है। पहले पढ़ाते थे चाक और ब्लैक बोर्ड में, ठीक है, फिर उससे एडवांस हुआ और स्मार्ट बोर्ड आ गया। कंप्यूटर में जो पढ़ रहे हो टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? अब क्या है, फर्स्ट क्या है, रिकॉम्बिनेंट, किसका, डीएनए का, यानी कि एक डीएनए यहाँ से लेंगे, एक डीएनए यहाँ से लेंगे, इन दोनों डीएनए को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जोड़ने की इस प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी को कहते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे पढ़ेंगे विस्तार से इसके बारे में। क्लियर है क्या? तो बेसिक मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, 2 डीएनए को आपस में जोड़ने की जो तकनीक है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसी का स्टेप पूछा है, कैसे कैसे करते हैं। स्टेप्स को कुछ को तो आपको बुक से पढ़ने का हल्का से रिकमेंड करूंगा, कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, समझना बस है, आपको देखना अंत तक। चलिए, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो क्योंकि एक शाखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें इसको बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके द्वारा किसी एक जीव के, समझो कुछ बातों को, समझो एक जीव है यहाँ पे, किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड, इसका मतलब ये है कि जो हमको विशेष जो लाभदायक जीन को हमको लाना है, इसको बोलते हैं ऐच्छिक जीन, यानी कि जो हमको पसंद हो, इस ऐच्छिक जीन को, जीने खंड को काट कर लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर अथवा परख नली में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं डीएनए को पुनर्योगज डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। बहुत सिंपल सा है कि एक जीव के मनचाहा डीएनए खंड को किसी एंजाइम के, बताएंगे कौन सा एंजाइम है, किसी एंजाइम के द्वारा इसका खंड को काट कर इसको किसी दूसरे जीव में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, या तो शरीर के बाहर करेंगे या किसी परनली में करेंगे, उसको जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो बना डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये एक जीव है, इस जीव में कुछ खास प्रकार का जीन है, इस जीन के डीएनए खंडों को हम काट देंगे, काट कर क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे, जिस जीव में ट्रांसफर उसको ट्रांसफर कर लेंगे, रिकॉम्बिनेंट हो गया। क्लियर है? चलिए, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू विच एन आर्बिट्रेरी डीएनए, यानी ऐच्छिक है ना, फ्रेगमेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज टेकन एंड combined with the DNA of another organism outside the body or in a test tube. Such DNA is called recombinant DNA.
ठीक है। अब क्या होता है, इस डीएनए को किसी दूसरे इच्छित डीएनए में पहुंचाया जाता है, ट्रांसफ़र करने का काम होता है। दिस डीएनए इज ट्रांसफर टू अनदर डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक डीएनए यहाँ पे, एक डीएनए यहाँ पे आपको जोड़ रहे हैं, ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से नए जीव में नए प्रकार के इच्छित गुण विकसित होते हैं। इन दिस वे न्यू टाइप्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटीज डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिज्म। नया होगा क्योंकि नया डीएनए वहाँ खंड होगा। ठीक है, चलिए, तो मुख्यतः कितना पूछा गया है, कोई 4 आपको लिखना है टेक्निक, यानी इसको क्या लिखना है, चरण लिखना है। हमको समझ आ गया क्या होता है, हमको क्या लिखना है, स्टेप लिखना है कि राइट द स्टेप फॉर दिस टेक्निक। अब कैसे कैसे करते हैं, 4 पूछा है और 23 में पूछ दिया गया है 3 टेक्निक। मैं आपको 4 पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, पहला टिप क्या है, स्टेप क्या है, वांछित जीन अथवा डीएनए खंड को प्राप्त कर। देखो भाई, जिस जीन को हमको चाहिए उसको हम क्या करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। आइसोलेशन ऑफ जीन और डिजायर डीएनए सेगमेंट्स, पहला स्टेप तो ये हो गया। यानी कि सपोज कीजिए ये कोई जीव है, इसके हम डीएनए खंड को क्या कर रहे हैं, काट के अलग कर रहे हैं, तो हमको पहला प्राप्ति यही हो गया, फर्स्ट यही हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टेप 2, उपयोगी वाहक का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। अब वेक्टर का मतलब है पहुंचाने वाला, वाहक करने वाला। इसका मतलब है जिस हम डीएनए खंड को चाहते हैं कि दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करना, और ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कुछ वाहक की आवश्यकता होती है, कुछ कैरियर यानी कि कुछ वेक्टर की आवश्यकता होती है जो इसको ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया, डिज़ायर्ड डीएनए खंड को हमने बाहर निकाला। दूसरा स्टेप क्या हो गया, इसको दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि आपको जाना है मुंगली से बिलासपुर या बिलासपुर से रायपुर जाना है, तो आप बस का सहारा लेते हैं। बस क्या है आपके लिए, वेक्टर हो गया। क्लियर है क्या? चलिए, उसी प्रकार जैसे कि डिलीवरी बॉय होता है, ठीक है, उसका सेंटर कहीं रायपुर में है, आप हैं बिलासपुर पे, या आप कहीं रायपुर किसी एरिया पर हैं, आपको ट्रांसफ़र करूँगा, क्या डिलीवरी बॉय करेगा। डिलीवरी बॉय क्या हो गया, वाहक वेक्टर हो गया। उसी प्रकार ऐसा होता है। स्टेप 3 क्या है, बाहरी जीन तथा वाहक को जोड़ना अथवा पुनर्योजित जीने प्राप्त करना। इसका मतलब ये है कि जो हमको बाहरी जीन प्राप्त हुआ और जिसमें जोड़ना है, और वाहक क्या करना है, आपस जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, एक नया डीएनए बन जाएगा। इसे ही कहते हैं डीएनए प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमने जीन लिया और वाहक को लिया, आपस में क्या जोड़ दिया। थर्ड स्टेप यही हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन जीन, है ना। अब जो लिए हैं, जो वांछित जीन को ही हम फॉरेन जीन कहते हैं, जो बाहर से लिया गया है। एंड वेक्टर और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये करना है हमको काम। थर्ड स्टेप ये हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, पुनर्योजित डीएनए को पोषक कोशिकाओं में स्थानांतरित करना, यानी कि ये जो हमको डीएनए प्राप्त हुआ है, जो हमको जहाँ पर ट्रांसफर करना है वहाँ पर हम जाकर ट्रांसफर कर देंगे। चौथा स्टेप, तो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, ये क्लियर है। अभी 4 स्टेप को भी याद करना है। ठीक है, अभी 4 स्टेप्स के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, तो आप मैं यहाँ लिख दिया हूँ लिखने के लिए, नवबोध का जो बुक है, सीजी बोर्ड 12th बायोलॉजी का जो नवबोध बुक है, वहाँ पर इसके स्टेप को डिटेल में दिया गया है। बुक नंबर का पेज यहाँ पे लिख दिया हूँ, 433 नंबर, 433 बुक पेज में आप जाएंगे। अभी आप जाकर वीडियो को पॉज कीजिए, सर्च कीजिए, इसको देखिए, वहाँ पर टिक लगाइए, इसको पढ़ना है। क्लियर है। अब जितने भी स्टेप हमने पढ़े हैं, इन स्टेप्स को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए, ये देखिए, ये है डायग्राम, चित्र क्रमांक 11.6, जीवाणुओं द्वारा। अब देखो, जीवाणु वाहक होंगे यहाँ पर, जीवाणुओं द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन करना। ये किससे होगा, डीएनए टेक्नोलॉजी से होगा, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से होगा। तो समझते हैं बच्चों। एक सब देखो, ये क्या है कि एक हम 2 चीज़ लेंगे यहाँ पर। पहला क्या ले रहे हैं, एक है ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। दूसरा लेंगे, मानव में हम इंसुलिन बनाने वाले एक ह्यूमन सेल को लेंगे। ह्यूमन सेल्स में जो इंसुलिन नामक जीन होती है, इस खंड को लेंगे। ठीक है, समझो कुछ बातों को। सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं बच्चों। ठीक है, इस बैक्टीरिया में 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो होता है मेन क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। जैसे हमारे में क्रोमोसोम होता है, वैसे बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है। इसको गुणसूत्री क्रोमोसोम कहते हैं। इसी को गुणसूत्री डीएनए खंड बोलते हैं, बोलने के लिए इसको।
दूसरा होता है एक सर्कुलर राउंड शेप का, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। आप देख पा रहे हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया, यही क्या करता है, दो डीएनए खंडों को मिलाने के लिए वाहक के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है इस ई कोलाई के एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को हमको बाहर निकालना है। क्लियर है क्या? हमको वाहक लेना है। दूसरी ओर क्या करेंगे, हम एक ह्यूमन सेल लेंगे और ह्यूमन सेल में जो इंसुलिन सेल्स होते हैं उनमें जो जीन होंगे इंसुलिन के, उस जीन को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, इस जीन को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। देखो ये जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक जीन है या डीएनए खंड है। इसको क्या करेंगे, एक एंजाइम है बच्चों, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची कहते हैं। किसी रस्सी को आप काटना है ना तो आप कैंची यूज़ करते हो, सीजर यूज़ करते हो। उसी प्रकार डीएनए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन खंडों को काटने के लिए क्या होता है, कैंची होती है, इसको बोलते हैं एंजाइम्स। उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उस एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, इससे कुछ खास खंडों क्या कर देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे। ये जो इंसुलिन जीन है यहाँ के डीएनए खंडों को क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। देखो हमको एक अलग जीन हमको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जो बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यानी प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के एक खास खंड को क्या करेंगे, हम कट करेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के वजह से क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। देखो कट प्लाज्मिड यानी कि स्टिकी एंड्स, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब क्या करेंगे, कट करने के बाद क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो इसका डीएनए इसका डीएनए आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। अब बच्चों आप ये बताओ कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फेविकॉल, गम, है ना, फेविकॉल यूज़ करते हो करने के लिए, स्टिक करने के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से डीएनए खंडों को काटने के लिए एंजाइम होता है, तो जोड़ने के लिए भी एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्लियर है क्या? यहाँ पर मैं दो एंजाइम का जिक्र कर रहा हूँ। डीएनए खंडों को यानी क्रोमोसोम को काटने वाला जो एंजाइम है, जो कैंची है, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए, दो क्रोमोसोम्स के दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो हम फेविकोल का यूज़ करते हैं, उसका नाम है क्या है, डीएनए लाइगेज। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, देखो इस प्रकार से, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, एंकलिंग बाई डीएनए लाइगेज। यानी कि डीएनए लाइगेज के हेल्प से इसको और इस जीन को, देखो आपस में देखो, ये प्लाज्मिड वाला हो गया, ये इंसुलिन जीन वाला हो गया, दोनों हम क्या कर दिया, लाइगेज कैसे हम इसको जोड़ दिया। कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्या बन गया बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक हो गया। आप देख पा रहे थे जो हम पढ़ने के लिए, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमने ये प्राप्त कर लिया। अब फोर्थ क्या है, पुनर्योजित डीएनए को क्या करते हैं, हमको पोषक कोशिका में शामिल करना है जो हमको चाहिए। ठीक है, चलिए भाई इस प्रकार से देखते हैं। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक बना है, ठीक है, कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे कहाँ पर, प्लाज्मिड जाएंगे, कहाँ पर, प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई पर जाएंगे। इस रिकॉम्बिनेंट को इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे। करने के लिए अब देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए री इंट्रोड्यूस। इसको हम दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेशन करेगा करने के लिए, जीन एक्सप्रेस करेगा करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको एक डिब्बे में रखेंगे, इसको बोले क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन ए फर्मेंटर कंटेनिंग मीडियम। यानी कि इसको हम क्या करेंगे कि माध्यम देंगे ताकि ये ग्रो कर सके। और क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब ह्यूमुलिन प्राप्त हो गया। मानव इंसुलिन को बोलते हैं बच्चों, मानव इंसुलिन को बोलते हैं ह्यूमुलिन। देखो यहाँ पर ह्यूमुलिन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन प्राप्त हो गया। तो कैसे प्राप्त हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको प्राप्त कर लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है पॉज करिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए। मान के चलो क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में क्वेश्चन आया हुआ, आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको बना कर आप देखिए, एक बार हल्का से इसको बुक को बंद कीजिए, कॉपी को बंद कीजिए, उसको बना कर देखिए बनता नहीं बनता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत आपको काम आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएँ आप लोग, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। अब देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए, है ना, यहाँ हमने पढ़ने के लिए इस प्रकार से। देखो ये प्लाज्मिड डीएनए हो गया, ये गुणसूत्री डीएनए हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है पढ़ते हैं, इसी को अंतर पूछा गया है, इसको पढ़ लिए तो अंतर भी पढ़ लिए।
चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या समझते हैं दोनों को। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में आपको कोई 3 अंतर बताना है। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए राइट एनी 3 डिफरेंसेस। तो पहले डिफरेंसेस पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला क्या है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय रचनाएं होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया में देखा गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा कोई गोलाकार एक और था, यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए ये इस क्रोमोसोमल के अलावा एक एक्स्ट्रा था यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है। तो प्लाज्मिड अतिरिक्त होता है, एक्स्ट्रा होता है, गुणसूत्रीय रचनाएं होती हैं जो कि जीवाणु के अंदर स्वतः गुणित होती रहती है, यानी कि स्वतः ही बनती रहती है। किसके अंदर? जीवाणु के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए क्या कहलाती है? गुणसूत्रीय डीएनए कहलाती है, यानी कि जो डीएनए में होता है, गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होता है ना, ये ऐसा ऐसा क्रोमोसोम है आपका। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा ये क्या है? क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। ये कैसा था? ये गोलाकार था, इस प्रकार से ये गोल गोल था। क्लियर है क्या? चलिए सेकंड पढ़ते हैं प्लाज्मिड डीएनए का। इनका डीएनए 2 सूत्रों का बना होता है। देखो एक सूत्र यहाँ पे, एक सूत्र यहाँ पे, देखो गोलाकार आपको दिख पाए, इस प्रकार से 2 सूत्र बने हुए हैं। कैसे होता है प्रायर? प्राय का कैसे गोलाकार होता है, प्राय कैसे होता है? गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। आप देख पा रहे हैं सर्कुलर है। ठीक है, इनका डीएनए 2 सूत्रों का बना होता है और प्राय कैसा होता है? गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। आप देख पा रहे हैं, ये है प्लाज्मिड। बढ़ते हैं, जो क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, ये भी कैसे 2 होते हैं, 2 सूत्र इसमें भी होता है, परंतु ये गोलाकार नहीं होता। देखो सर्पिलाकार है, इस प्रकार से लीनियर में, इस प्रकार से कैसा है भाई? लीनियर शेप में है। ठीक है, गोलाकार बिल्कुल नहीं है। दूसरा अंतर यह हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, अन्य जीनों के अतिरिक्त प्लाज्मिड की प्रतिकृति यानी कि डुप्लीकेट करने वाली जीन भी पाई जाती है। अन्य जीनों के अतिरिक्त प्लाज्मिड की प्रतिकृति करने वाले जीन पाए जाते हैं, यानी कि डुप्लीकेट करने वाले जीन होते हैं, क्योंकि स्वतः गुणन करते हैं, सेल्फ डुप्लीकेशन करते हैं अपने आप में। पढ़ते हैं, कोशिका के केंद्रक में ये होते हैं। क्लियर है? इसमें प्रतिजैविक रोधिता वाले जीन होते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन के रूप में काम करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में काम करते हैं, एंटीबायोटिक्स को रोकने के लिए काम करते हैं। ठीक है, इनमें प्रतिजैविक रोधिता वाले जीन नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय डीएनए की तुलना में देखो, यानी कि इसके तुलना में एक ऐसा होता है, ये कम लंबा और कम न्यूक्लियोटाइड युक्त होता है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में ये जो ये प्लाज्मिड है, ये कम लंबा होगा तथा इसमें कम न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। हमको पता है डीएनए का न्यूक्लिक एसिड का मेन क्या है, इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्लाज्मिड डीएनए की तुलना में देखो, यानी इसके तुलना में ये जो डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए की तुलना में अधिक लंबा कौन होता है? ये होता है। इसके तुलना में इसकी ये अधिक लंबी होती है तथा इसमें अधिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है प्लाज्मिड डीएनए क्या है, गुणसूत्रीय डीएनए क्या है, वो समझ आ गया। 3 अंतर, 5 अंतर है, यहाँ पे 3 अंतर ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड में, क्रोमोसोम कहाँ होता है? कोशिका केंद्रक में होता है। अब हमको पता है ये प्लाज्मिड कहाँ है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में केंद्रक होता नहीं है, यानी कि कहाँ पर होंगे? ये फॉल्स केंद्रक पर होंगे, यानी कि न्यूक्लियोइड पर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 7वां क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन क्लोनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जीन का कॉपी करना, जीन क्लोनिंग, टू द वेरी ऑनेस्ट। चलिए पढ़ते हैं, एक विशिष्ट जीन के, यानी जो जीन खास जीन को हम करेंगे कॉपी। ठीक है, जैसे कि हम अपने आधार कार्ड करते हैं, पासबुक का करते हैं फोटो कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस का करते हैं, पेन कार्ड का करते हैं, अपने मार्कशीट का करते हैं, 10-12 का मार्कशीट करते हैं फोटो कॉपी। तो इंपॉर्टेंस होते हैं ना, उसे हम कॉपी करते हैं करने के लिए। ठीक है, हर किसी कॉपी नहीं करते करने के लिए। तो जो विशिष्ट होंगे, जो स्पेसिफिक होंगे, उन जीन के अनेक क्या कर रहे हैं? प्रतिकृति, यानी कि हम कॉपी तैयार कर रहे हैं। डुप्लीकेट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग कहलाती है। द मेथड ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। देखो, मल्टीपल कॉपीज स्पेसिफिक जीन कॉल्ड जीन क्लोनिंग। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसी जीव के किसी खास जीन को कौन से एंजाइम बताओ? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं या इसको हम आणविक कैंची कहते हैं। तो जीन को कैसे उसको कॉपी कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करो, किसी जीव के किसी खास जीन को क्या करोगे? इस एंजाइम के थ्रू, कौन सा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से क्या करेंगे? काट कर हम अलग कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, एक टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस, द्वारा इन जीन खंडों को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, प्रकार से स्कैनिंग होती है, वहाँ पे चल जाता है कि कौन सा भाग को हमने काटा था, कौन से भाग को हमने नहीं काटा है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इस प्रकार से एक लाइन जाती है इस पर। अब इसको बहुत डिटेल नहीं जाना है क्योंकि बहुत काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो शेष बच गया, सपोज कीजिए एक डीएनए खंड है, इस प्रकार से एक जीन खंड है, किसी हमको यहाँ पे इस भाग को हमको काटना है, ठीक है। इसको हम बाहर कर लेंगे और ये स्कैनिंग करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो शेष को हटा देंगे, जो काम को उसको रख लेंगे। क्लियर है। चलिए, अब क्या इसके महत्व हैं जीन क्लोनिंग के। पहला महत्व ये है, इसके द्वारा उपयोगी अनुवांशिक गुणों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो हमको चाहिए होगा। थ्रू दिस यूजफुल जेनेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्टेन, जो हमको चाहिए मनचाहा कर सकते हैं जीन क्लोनिंग का। बिल्कुल सही बात है। इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से बचा जा सकता है। मैनी डिजीज कैन बी अवॉइडेड थ्रू दिस टेक्निक, ये भी अच्छा इसका महत्व है। थर्ड है, इस तकनीक के द्वारा कई दवाइयों को क्या करते हैं, निर्माण कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। मेनी मेडिसिन कैन बी सिंथेसाइज्ड थ्रू दिस टेक्निक, ये भी इसका फ़ायदा है। लास्ट जो है, इसका उपयोग सुजुनिकी में किया जाता है। ये जो नया टर्म है देखो, सुजुनिकी यानी कि यूजेनिक्स, ये क्या पता है आपको, ये बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। अब जीन क्लोनिंग का इस पर क्या रिलेशन है, सुजुनिकी का सिंपल सा मतलब होता है मानव जीनोम को सुधारना, यानी कि ह्यूमंस में कुछ खराब जीन को सुधार कर नए जीन्स लाने की जो टेक्निक होगी, उसको हम सुजुनिकी कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। इट कैन यूज्ड इन यूजेनिक्स, किसके थ्रू, जीन क्लोनिंग के थ्रू। ये अच्छा चीज़ है रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस चैप्टर 11 का, जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 2020-23 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक बार देख लेंगे 24 में आया कि नहीं आया है। 25 में इंपॉर्टेंट लग रहा है। जीन बैंक क्या है, इसके महत्व लिखिए। व्हाट इज ए जीन बैंक, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। छत्तीसगढ़ 2020 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। जीन बैंक जीन्स को जीवों, यानी कि जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं है ना, रखिए जीन्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जीन्स को जीवों के अथवा संश्लेषित अवस्था में संरक्षित यानी कि स्टोर करने की वाली संस्था या स्थान को हम जीन बैंक कहते हैं। जिस प्रकार से ब्लड बैंक होता है, पैसों का बैंक होता है, जहाँ पर इसको चीज़ों को ब्लड बैंक में हम ब्लड को इकट्ठा करके रखते हैं, बाकी नॉर्मल बैंक में हम पैसे इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार ऐसे बैंक जहाँ पर जो जीन्स काम के हैं और जो सिंथेसाइज स्टेज में होते हैं, उनको सुरक्षित करने वाली संस्था या स्थान क्या कहते हैं, जीन बैंक कहते हैं। द इंस्टीट्यूशन और प्लेस that preserve genes and livings on synthetic form is called gene bank। क्लियर है। इसके क्या महत्व है, इसको देखते हैं बच्चों। जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसका सबसे पहला उपाय यह है कि दुर्लभ जीवों का सुरक्षित रखा जाए। अभी अब आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14-13 में, कि जो बहुत सारे जीव हैं वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। तो कुछ ऐसे जीवों के जीन को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जीन बैंक के थ्रू, जो क्या होते हैं, काम के हों, जो भविष्य में काम होने वाले हों। क्योंकि बच्चों हमारे एनवायरनमेंट में हर एक जीव का एक विशेष महत्व होता है। उन जीवों को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल कंसर्व है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारा परिवार, हमारा घर है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार तो ले ही रही है, इस जिम्मेदारी हमको भी लेनी होगी, ठीक है। तो जीन बैंक का उद्देश्य, ये महत्व यही है कि दुर्लभ जीवों को क्या कर सकते हैं, दुर्लभ जीव जो बहुत रेयरेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, उनको हम क्या कर सकते हैं, जीन बैंक को उसको हम क्या स्टोर कर रख सकते हैं, भविष्य के लिए काम होगा। द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर दिस द प्रिजर्व ऑफ रेयर एनिमल्स, ठीक है। चलिए दूसरा उपाय के अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं या उत्तकों को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी अच्छी बात है। अंडर द सेकंड सॉल्यूशन द सेल्स और टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर केप्ट सेफ जीन बैंक के थ्रू, अच्छी बात है ये भी। जीन्स बैंक में जीनों के सुरक्षित रखकर इनके द्वारा
नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है। यानी कि इस जीन को प्रिजर्व रखने इसके साथ हम कुछ ऐसे हाइब्रिड टाइप्स के जीन क्या करेंगे, यहाँ पर उन्नत नस्ल जीन तैयार करेंगे। बाय प्रिजर्विंग द जीन्स इन द जीन बैंक, न्यू प्रोग्रेसिव स्पीसीज आर क्रिएटेड। यानी कि देखो, जीन बैंक में जीन को रखने देते हैं, बच्चों को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं करने के लिए, ताकि और कुछ नया इसमें मिल सके। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए, या देखो अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं इसका मतलब है आप बहुत सीरियस हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो मुझे उम्मीद है चैप्टर नंबर 11 आपको बेहतरीन समझ आया होगा। जो भी हमने टोटल 9 क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये जो वीडियो है आपको अगर अच्छा लगा हो, मैंने आप कुछ वैल्यू क्रिएट किया आपके लाइफ में, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके माइंड में कुछ गया, कुछ ट्रांसफ़र हुआ, कुछ वैल्यूबल ट्रांसफ़र हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि मेरा मेहनत सही हो, सफल हो। बच्चों केवल आप ही ना पढ़ें, अपने आसपास के बच्चों को भी सेंड कीजिए, तब तो मजा आएगा कम्पिटिशन करने का। आप सोच रहे हैं आप कम्पिटिशन करेंगे केवल अपने आप पर, तो बिल्कुल नहीं। कम्पिटिशन बहुत लोगों के बीच करो। ठीक है, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, चुराने के लिए बस आपको शेयर कर सकते हैं करने के लिए। तो थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ठीक है, इसका जो PDF आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि PDF डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बार बार नहीं देखो, जब एग्जाम पास में आएगा तो केवल आपके पास एक PDF होना चाहिए रिवाइज करने के लिए। वीडियो को दोबारा नहीं देखूँगा, मुझे पता है एग्जाम के टाइम में कब समय वेस्ट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड PDF CG बोर्ड प्रिपरेशन। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के, या मेरे चैनल के अबाउट में जाकर पता कर लेंगे। वहाँ पर इसका मैं वीडियो का लिंक भी दूंगा, इसका PDF भी सेंड करूँ, डाउनलोड कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए। उसके अलावा एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, फॉलो माई व्हाट्सअप चैनल, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ये मेरा चैनल का लोगो है, मेरे चैनल का हैंडल नेम है @CG बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, थैंक यू नवोद बोर्ड 12th बायोलॉजी। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 का वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर पर। थैंक यू।